तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। और ये कहानी अपने आप में इस समाज का एक नायाब नमूना है कि किसी भी गलती का या फिर किसी भी चीज़ का हमारे समाज पे, उस समाज में रह रहे लोगों पे कैसा असर पड़ता है। एक आदमी गलत करके चला जाता है, उसके बाद पूरा जो समाज होता है उसका खामियाजा भुगतता है। आपको याद होगा कि बहुत टाइम पहले एक बचपन में कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। एक डाकू था और एक बाबा भारती थे। बाबा भारती का एक घोड़ा था, वो घोड़ा उस डाकू को पसंद आ गया। बाबा से उसने मांगा, बाबा ने देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने एक दीनहीन दुखिया का रूप बनाया, रास्ते में बैठ गया। उसके बाद उसने बाबा से मदद मांगी। जब बाबा से मदद मांगी तो बाबा ने मदद की। उस आदमी को पहले घोड़े पे चढ़ाया, फिर खुद घोड़े पे चढ़ने की जब कोशिश करने लगे, अचानक से वो घोड़ा लेके भागने लगा। थोड़ी दूर जब वो भागा तब बाबा ने उसे रोका और कहा कि इस घटना के बारे में किसी को बताना मत। उस डाकू ने कहा कि भाई ऐसा क्यों? तब बाबा ने कहा कि ऐसा है, किसी को बताओगे तो कोई भी किसी गरीब की या फिर किसी दुखिया की मदद नहीं करेगा। अब वो तो इतिहास की बात हो गई, लोगों ने वो कहानी सुना भी दी, लेकिन आज ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो कहानी आज से ठीक 13 साल पहले की है। 13 साल पहले जापान में एक लड़की रहा करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था। दोनों के बीच काफ़ी प्यार था, काफ़ी लगाव था। दोनों थोड़ी थोड़ी दूरी पे रहा करते थे। इधर लड़की ने भी उससे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। लड़के ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं करूँगा। दोनों का रिश्ता कुछ दिन आगे बढ़ता है। उसके बाद अचानक से लड़के को एक जानकारी पता चलती है। जानकारी थी कि जो लड़की है वो असल में लड़की नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर है। अब ट्रांसजेंडर का मतलब क्या कि उसने अपना लिंग परिवर्तन कराया है। अब ये बात जैसे ही उस लड़के को पता चली, लड़का फौरन अपना पीछा छुड़ाने लगता है। जैसे तैसे करके उस लड़की से ब्रेकअप करता है। ब्रेकअप करने के बाद जो कुछ पैसे वैसे भी उससे ले सकता था, क्योंकि लड़का फिर बदला लेने की नियति पे आ गया कि अब जो कुछ मिल सकता है वो तमाम चीज़ें लपेट लो, लपेट के निकल लो। तो जो चीज़ें मिल सकती थी उन तमाम चीज़ों को वो बटोरता है। बटोरने के बाद उस लड़की को धोखा देता है, धोखा दे के गायब हो जाता है। अब जब वो गायब होता है तो कुछ टाइम तक तो लड़की सदमे में रहती है, लेकिन फिर जब सदमे से निकलती है तब उसके जहन में एक चीज़ आती है कि इस लड़के ने मुझे धोखा दिया है। और पूरी मर्द जाति जो होती है वो धोखेबाज होती है। इसलिए मैं पूरे मर्द जात को एक ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कोई भी किसी को धोखा देने से पहले कई साल तक सोचेगा। इसके बाद इस लड़की ने एक प्लान बनाया। उसने अपना एक मेकअप आर्टिस्ट रखा और अपना एक सर्जन रखा। उसके बाद उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपने आप को बेहद खूबसूरत बनाया। बेहद खूबसूरत बनाने के बाद उसने एक लड़के के ऊपर अपना जाल फेंका। लड़का काफ़ी अमीर था, लेकिन ये लड़की देखने में बेहद खूबसूरत। लड़का जाल में फंस गया। फंसने के बाद ये उससे बातें करती, उसको अपने प्यार में सीरियस करती, उससे तमाम शादी के वादे करती और इन तमाम चीज़ों के बदले वो उस लड़की से ठीक ठाक पैसे लिया करती। लगभग कई लाख रुपए उसने उस लड़के से वसूले। उसके बाद अचानक से वहाँ से वो फरार हो गई। अब लड़का कुछ समझ नहीं पाया कि उसे इतना बड़ा धोखा क्यों मिला। उसके बाद उसने अपना दूसरा शिकार चुना। उस लड़के को भी फंसाया। फंसाने के बाद उस लड़के को भी ठीक ठाक तरीके से लूटा, फिर वहाँ से फरार हो गई। फिर तीसरा शिकार। ऐसे ऐसे करके साल दर साल वो अलग अलग लड़कों को फंसाती रही। उनसे रुपए पैसे जिससे जो मिल सकता वो तमाम चीज़ें लूटती रही। लूटने के बाद जैसे तैसे करके वहाँ से फरार हो जाती। तमाम लड़के सदमे में रहते। लेकिन जब ये फेरिस्त, ये लिस्ट बढ़ती चली गई, 1 2 4 10 20 50, तो कहीं ना कहीं कुछ लड़कों में ये चीज़ें कॉमन होने लगी कि कोई एक लड़की है जो लोगों को फंसा रही, फंसा के उनको लूट रही है। फिर आपस में लोगों ने बातचीत की और इसी बीच किसी ने कंप्लेन कर दी। जब कंप्लेन करी तो कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू की। जब जांच पड़ताल की और आखिर में एक कंप्लेन के बाद इस लड़की को जब गिरफ्तार किया गया, तब इसने अपनी पूरी कहानी बताई कि किस हिसाब से इसको धोखा मिला था। और इससे जब पूछा गया कि तुमने अब तक कितनों को शिकार बनाया, तब पता चला कि 1 2 3 4 नहीं बल्कि टोटल 73 लड़कों को इसने अपने प्यार के जाल में फंसा के उनको लूट के बर्बाद कर दिया। और जो रकम इसने उन लड़कों से यानी 73 लड़कों से जो रकम वसूली वो लगभग 8,93,000 और 93 लाख और कुछ रुपए थे जापानी। तो आप सोच के देखिए कि एक ट्रांसजेंडर जिसके साथ धोखा हुआ और उसने फिर इतना बड़ा बदला लिया। खैर, मुझे लगा इस कहानी को आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए कि एक का गलत दूसरे के ऊपर कैसे हावी होता है।
अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी भी पहली ही कहानी से कुछ मिलती जुलती है। कहानी अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली है, बड़ी चौंकाने वाली है। और कहीं ना कहीं हम लोग कुछ डिसीजन जब लेते हैं, अपने माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, अपने समाज, अपनी सोसाइटी के खिलाफ जाते हैं, तब हमारे ऊपर उस डिसीजन को सही साबित करने का एक जिम्मा होता है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है और मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये ऐसा ही करूँगा और ये सही होगा, तो फिर मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है। अगर वो काम मैं वैसे ही कर रहा हूँ तो आपके सामने प्रूफ करके दिखाऊँ कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और अगर ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो फिर वो गलत, और कहीं ना कहीं फिर समाज में मेरी थू थू होगी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी कहानी आप सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक जगह लगती है सुरजन नगर, और इसी सुरजन नगर में अभी चंद दिन पहले की बात है, पुलिस को एक फ़ोन जाता है। फ़ोन रात के लगभग 11 या 12 बजे के आसपास। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब यहाँ पे एक कत्ल हो चुका है। अब ये शब्द जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद हैरान। उन्होंने पूछा कहाँ? उस अनजान आदमी ने पूरा एड्रेस, पूरा लोकेशन बताया। पुलिस ने पूरी बात सुनी, उसके बाद वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद देखा तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ मची हुई थी, यानी ऐसा भी नहीं था कि कोई प्रैंक कॉल था। अब पुलिस वाले बड़ी सहजता से उस जगह की तरफ बढ़ते हैं, भीड़ को हटाते हैं। हटाने के बाद देखते हैं कि एक बंद कमरा है और उसी के पास भीड़ मची हुई है। अब फौरन पुलिस वाले उस कमरे को तोड़ने का फैसला करते, उसके दरवाजे को मशक्कत की, दरवाजे को तोड़ा। तोड़ने के बाद जैसे ही अंदर दाखिल हुए, अचानक से एक 6-7 साल की लड़की भी दाखिल हुई। अंदर जाती है, जाने के बाद एक लाश मिलती है। जैसे उस लाश को देखती है, अम्मी अम्मी करके रोने लगती है। फौरन पुलिस वाले उस बच्ची को वहाँ से हटाते हैं, सबको बाहर करते हैं, पूरे कमरे को अपने कब्जे में लेते हैं। उसके बाद बॉडी को अपने साथ पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं, बाकी फिर तफ्तीश शुरू करते हैं। तो जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि इस लड़की का नाम साबिया उर्फ साक्षी है, और ये अपने पति अंकुर के साथ रहा करती थी। पति से इसका झगड़ा हो गया तो शायद पति ने इसको मार दिया। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वालों ने सुनी तो उन्होंने कहा कि फिर पति कहाँ है? तो लोगों ने बताया कि वो तो फरार है शाम से ही। पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, उसकी कोई तस्वीर है तो ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, चूँकि अब डिजिटल युग है, सब फ़ोन, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। किसी ने फ़ोटो पकड़ा दी। अब पुलिस वालों ने कहा कि हम इसको खोज लेंगे। उन्होंने अपने मुखबिर और अपने सोर्सेज एक्टिव किए, कुछ लोकल लोगों की मदद ली, तब आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे फ़ोटो शेयर की, अलग अलग थानों में इत्तला कर दिया, और भी जो उनके एजेंट्स थे उनको बताया कि अगर कोई ऐसा दिखे तो बताओ कहाँ गया है। साथ ही जितने लोगों ने उसको जाते देखा था उनसे मदद मांगी कि भाई किस डायरेक्शन में गया था। अब तमाम लोगों से जब मदद मांगी, तमाम लोगों से जब पूछताछ हुई, तो फिर अंत में उसका पता चल गया, अंकुर का। अब पुलिस की एक टीम अंकुर को गिरफ्तार करने के लिए जाती है। अंकुर के पास पहुंच भी जाती है। अंकुर को जब देखती है, अंकुर पुलिस वालों को देखता है, वहां से भागने की कोशिश करता है। जैसे तैसे करके पुलिस वाले घेराबंदी करते हैं, फिर अंकुर को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके थाने लाते हैं, और लाने के बाद पूछताछ शुरू हुई कि पूरी कहानी क्या है। जब पूछताछ शुरू हुई तो शुरू में अंकुर ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। अब पुलिस वालों ने कहा कि भाई अगर तुम निर्दोष हो तो तुम भागे क्यों? अब अंकुर ने कहा कि साहब भागा नहीं था, मैं तो काम से बाहर गया था। पुलिस वालों ने कहा कि बात बताओ, काम से गए थे वो तो ठीक है, जब तुमने हम लोगों को देखा तब तुम क्यों भागे? अब ये जवाब जब अंकुर सुनता है पुलिस का, अब वो खामोश। पुलिस वालों ने कहा कि अब तुम ऐसे नहीं बताओगे, हमें पूछने दो कायदे से। उसके बाद पुलिस अपने पुलिसी अंदाज में 10-15 मिनट तक उनकी खिदमत करती है अंकुर साहब की। उसके बाद फिर पूछताछ। अब जब खिदमत के बाद पूछताछ हुई, तब अंकुर ने तोते की तरह अपना मुंह खोला, और खोलने के बाद पूरी कहानी सुनाई। और पूरी कहानी यहीं से पहुंच गई लगभग 10 साल पहले। दरअसल मुरादाबाद में एक जगह लगती है सुरजन नगर, और इसी सुरजन नगर में एक मुस्लिम फैमिली रहा करती थी, जिसके मुखिया थे कारी हबीब। कारी हबीब की एक मुस्लिम फैमिली, उसी से लगभग 50 मीटर दूर एक हिंदू फैमिली रहा करती थी। और इस हिंदू फैमिली के जो मुखिया थे उनका नाम था विजेंद्र चौहान। दोनों के बीच ठीक ठाक ताल्लुकात थे, ना ही कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, पड़ोसी थे एक तरह से।
तो बातचीत भी ठीक ठाक थी। दोनों के घर में बच्चे भी थे। इधर जो कारी हफीफ थे, इनके घर में एक बिटिया थी जिसका नाम था साबिया। विजेंद्र चौहान के घर में एक बेटा था जिसका नाम था अंकुर। दोनों की उम्र भी लगभग आसपास थी। दोनों बचपन में भी एक दूसरे के साथ खेला करते थे, एक दूसरे को देखा करते थे, कोचिंग वोचिंग भी साथ ही जाया करते थे। और 2 4 5 साल 6 साल की उम्र, उसमें तो कोई न आदमी धर्म देखता है न मजहब देखता है। जो जिसके घर पहुंच के अगर दोस्ती है, सामने से खाने का ऑफर हुआ तो खा लेता है। तो ऐसे ऐसे करके दोनों के बीच दोस्ती भी गहरी होती गई। अब धीरे धीरे दोनों बड़ा हो गए। अब बड़े होने के साथ साथ परिवार वालों ने भी देखा कि भाई दोनों काफ़ी नज़दीक हैं। लेकिन ठीक है, आदमी समझ नहीं पाता कि बच्चे कब बड़े हुए। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होते जा रहे थे, दोनों के बीच का जो रिलेशन था धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था। शुरू में दोस्त थे, बीच में भाई बहन का भी दौर आया। लेकिन फिर जब दोनों ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जागी। और ये भी हुआ कि बचपन से अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तमाम चीज़ें अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं अब प्रेम व्यवहार और प्रेम प्रसंग भी अच्छा होगा, रिलेशनशिप सही चलेगा। इसके बाद से दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात बोली। इत्तेफाक से दोनों ही तरफ से राजामंदी थी, तो दोनों एक दूसरे से अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहने लगे। एक दूसरे से फ़ोन पे बात करना, एक दूसरे से सामने मिलना जुलना। अब शुरुआत में तो आसपास के लोगों ने देखा, उन्हें लगा कि ठीक है दोनों दोस्त होंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, अब आसपास के लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि शायद इन बच्चों के बीच ये चीज़ें अब सही नहीं है। अब जब ये चीज़ें लगी तो चूंकि अब मामला भी अलग अलग धर्म का था, और अलग अलग धर्म में शादियां वैसे भी बड़ी मुश्किल से होती हैं, और होती भी हैं तो बड़ी मुश्किल से टिकती हैं, क्योंकि दिक्कतें, एक दूसरे को कल्चर को अपनाना इस हिसाब से सही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अब दोनों ही परिवार एक दूसरे के शादी को तैयार नहीं। उन्होंने अपने अपने बच्चे पे लगाम कसना शुरू किया। जो कारी साहब थे उन्होंने अपनी बिटिया को रोक दिया, कहा कि तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, फ़ोन वगैरह छीन लिया। इधर जो विजेंद्र थे उन्होंने अपने बेटे को रोक दिया, उसको बाहर भेज दिया। लेकिन अब चूंकि 50 मीटर दूर घर था, तो आप कितना भी रोक दीजिए, अब आमने सामने छत पे या फिर पीछे या फिर कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से नज़र टकरानी है। इन दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा कि घर वाले अब नहीं मानेंगे, और हम शादी करने की कोशिश करेंगे तो फिर जबरन हमारी कहीं और शादी करा दी जाएगी, तुम्हें भी कहीं और भेजा जा सकता है। तो इससे पहले कि बात बिगड़े तुमको मैं लेके भाग चलता हूँ। लड़की ने भी कहा ठीक है। उसके बाद ये दोनों भाग गए। भागने के बाद एक दूसरे से शादी कर ली, यानी अंकुर शाबिया से शादी कर लेता है। अब शाबिया से जब शादी हुई तो शादी होने के बाद साबिया का नाम भी बदल दिया गया, और साबिया से उसका नाम साक्षी रख दिया गया। अब चूंकि अब तक अंकुर अकेला था, लेकिन अब उसकी वाइफ भी आ गई, तो कमाने वाने की भी टेंशन हुई। तो फिर एक किराए का कमरा लेके वो कमाने के लिए बाहर नौकरी करने लगा। इसी दौरान शादीशुदा जिंदगी जब मुकम्मल हुई, एक बिटिया को उन्होंने जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने दुआ रखा। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, समाज के लोग देख रहे थे कि कैसे दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। लेकिन इसी दौरान इन दोनों की खुशियों को नज़र लग जाती है। अब नज़र चाहे जिसकी हो। दरअसल अचानक से अंकुर की जो नौकरी थी वो छूट जाती है। अब परिवार का कोई सपोर्ट नहीं, पास ज़मीन का एक धुर नहीं कि वहाँ खेती बाड़ी करके कुछ अपना पेट पाले। नौकरी भी छूट गई, गेहूं चावल रोटी सब चीज़ें खरीदनी है, तो फिर कैसे होगा। तो साबिया ने कहा, यानी साक्षी ने, कि एक काम करते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा तो मैं ही अब कहीं नौकरी देख लेती हूँ। भाई हम दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे का दामन थामा है, तो एक दूसरे के साथ अब ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट भी करना होगा। अंकुर ने कहा ठीक है। उसके बाद फिर वो एक जगह नौकरी करने लगती है। अब नौकरी करने लगे, इधर अंकुर की नौकरी छूट गई, वो घर पे अब काम धाम करने लगा, बच्ची की परवरिश पे ध्यान देने लगा। लेकिन इसी दौरान अंकुर ने नोटिस किया कि शुरुआत पे तो चीज़ें ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जैसे जैसे उसकी बीवी की जो नौकरी थी वो ज़्यादा पुरानी होती गई, जहाँ वो काम करता था, काम करती थी, वहाँ पे ज़्यादा वक्त गुजरा, तो कहीं ना कहीं उस पत्नी यानी साक्षी का जो टाइम टेबल था वो चेंज होने लगा। आमतौर पे वो 6 बजे आ जाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो 7 बजे 8 बजे कभी कभार 9 बजे। अच्छा 9 बजे आ रही, उसके बाद जब पति पूछे तो पता चले कि ओवर टाइम था। इसी बीच उसने नोटिस किया कि किसी और के साथ वो बातचीत भी कर रही है। इसी दौरान उसने जब नज़र रखने का फैसला किया, तब उसने देखा कि कोई शख्स है वो छोड़ने भी आ रहा। अब ये चीज़ जब अंकुर देखता तब उसे बर्दाश्त नहीं होता। उसने कहा ये तो गलत है।
उसने अपनी बीवी पे रोक टोक करना शुरू किया और कहा कि ये चीज़ें छोड़ दो और तुम नौकरी छोड़ दो। अब इसी बात को लेके अंकुर और साबिया अब लड़ाई झगड़ा करने लगे। अंकुर का मन नहीं था कि वो जॉब पे जाए, इधर जो साबिया थी वो जिद पे अड़ी रही कि नहीं मुझे जॉब पे जाना ही है। ले दे के बात अब इस कदर हो गई कि आए दिन अब दोनों लड़ने झगड़ने लगे, मियाँ बीवी के बीच तकरार होने लगी, हाथापाई भी हो जाती। बीच में एक 7 साल की बच्ची थी, जब माँ बाप लड़ते तो बीच में आके या तो माँ से चिपक जाती है तो पिता से चिपक जाती, तो फिर झगड़ा छूट जाता। लेकिन कहीं ना कहीं अंकुर के मन में शक था कि भाई मेरी पत्नी नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहती। इधर जो साबिया थी वो अपनी नौकरी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसका स्टैंड ये था कि अगर मैं छोड़ दूंगी घर का खर्च कैसे चलेगा, 7 साल की हमारी बिटिया है उसकी परवरिश कैसे होगी, उसको हम पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर कैसे भेज पाएंगे, उसकी स्कूलिंग कैसी होगी, उसका ड्रेस कैसे आएगा, खाना कैसे आएगा। इधर अंकुर का मन था कि तुम वहाँ नौकरी छोड़ दो और वहाँ कर भी रही हो तो टाइम से आओ, टाइम से जाओ और किसी आदमी के साथ तुम घर पे मत आओ। अब इसी बात को लेकर आए दिन तकरार होने लगी। शुरुआत में बिटिया ने भी छुड़ाया, आसपास के कुछ लोगों ने भी छुड़ाया, लेकिन अभी अगस्त महीने की बात है। अगस्त महीने में कायदे से लास्ट अगस्त का आखिरी हफ्ता, अचानक से इन दोनों के बीच तकरार होती है। तकरार आगे बढ़ती है, बढ़ने के बाद अंकुर गुस्से में अपनी पत्नी के ऊपर हमला करता है, गला दबाता है, दबाने के बाद उसका कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद बाहर निकलता है, दरवाज़ा बंद करता है और भाग जाता है। भागने के बाद दर बदर भटकता रहा इस उम्मीद में कि कहाँ जाऊँ, कहाँ छुप जाऊँ। लेकिन चूंकि मामला फ़ौरन नज़र में आ गया, चूंकि बिटिया लगातार रो रही थी, आस पड़ोस के लोगों को बुला रही थी, पड़ोसी आते हैं, लाश देखते हैं, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है, पुलिस अपनी तमाम घोड़े खोलती है, फ़ौरन अंकुर को गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो जाती हैं और फिर ये पूरी कहानी निकल के सामने आती है। तो अंकुर और साबिया ने अगर एक दूसरे से पूरे परिवार, पूरे समाज के खिलाफ जाके शादी की थी, जो मैंने शुरू में कहा कि फिर इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी भी थी कि अपने रिश्ते को बखूबी निभाए ताकि समाज को बता सके कि तुम गलत थे। लेकिन अब चूंकि एक कत्ल हो गया, पत्नी मर गई, तो पत्नी के घर वालों को कहने का मौका मिल गया कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये लड़का ठीक नहीं है। बेटे ने पत्नी को इस वजह से मार दिया क्योंकि उसको डाउट था, तो फिर बेटे के घर वालों को ये कहने का मौका मिल गया कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि लड़की सही नहीं है। यानी एक जान चली गई, एक जेल में चला जाएगा और दोनों परिवार एक दूसरे की औलादों को कोसते रहेंगे कि तुम्हारे बेटे ने मार दिया और तुम्हारी बेटी बच्चलन थी। और यहीं से फिर अब पूरा परिवार भी एक दूसरे से लड़ेगा। धीरे धीरे हो सकता है कि एक दूसरे के साथ पूरे इलाके में तनातनी हो जाए, जाति मत मजहब के नाम पे लोग लड़ पड़े। और रीजन क्या? एक गलत डिसीजन। अब ये डिसीजन चाहे शादी का था और चाहे एक दूसरे के साथ सही से ना रहने का। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप ऐसी कहानियों को सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।